जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं हम राधा कृष्णन कमीशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली ये राधा कृष्णन जी थे कौन। ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट्स भी रह चुके हैं और इन वाइस प्रेसिडेंट के अलावा वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है। तो जिस तरह से अंग्रेज़ों हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और इसके बाद फिर जैसा कि हमें पता है 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो जिस तरह से अंग्रेज़ गए तो अंग्रेज़ों ने जो एजुकेशन पैटर्न बनाया था वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। लेकिन अब चूँकि भारत आज़ाद हो चुका था तो भारत के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की और एक कमीशन बिठाई जिसे जिस कमीशन का हेड सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बनाया गया और उन्हीं के नाम पर राधाकृष्णन कमीशन नाम रखा गया, जो कि बेसिकली 1848 से 1949 तक 1948 से लेकर के 1949 के बीच का इनका कमीशन चला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सेक्टर में सुधार की ज़रूरत थी क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से चलाया था। अब चूँकि देश आज़ाद हो चुका था तो अब हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना था। नवंबर 1948 में ये कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया और इनका काम था सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को टारगेट करना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट हो उन सभी रिपोर्ट को पेश करना और उसमें जो भी लूप होल्स हैं उन सभी लूप होल्स को ख़त्म करके एक अच्छा प्रपोजल तैयार करना। ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली राधा कृष्णन कमीशन में बहुत सारे प्रपोजल दिए गए। उन प्रपोजल में जो मेन है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो पहला था वो है प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी 12 ईयर्स, जो कि आज भी है कि हम जब ग्रेजुएशन की शुरुआत करते हैं यानी कि जब यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं उससे पहले हमें एटलीस्ट 12th तक की एजुकेशन हासिल करनी होती है। तो यही है बेसिकली यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो एजुकेशन हमें मिलती है इट शुड बी 12 ईयर्स, जो कि हम 1 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं। ठीक है। ये उस टाइम पे था। तो बेसिकली इन दूसरा जो प्रपोजल था वो है 3 पर्पस ऑन हायर एजुकेशन। 3 तरह के एजुकेशन दिए जाने चाहिए। पहला तो जनरल एजुकेशन, जिससे लोग भारत में क्या है, भारत का इतिहास क्या है और किस तरह से भारत के जो भी चीज़ें, भारत की जो भी मेन चीज़ें हैं, ताकि हम भारत को जान सकें। ये बेसिकली जनरल एजुकेशन हो गया। जो चौथा है वो है गवर्नमेंट एजुकेशन। गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो, ये सारी चीज़ें किस तरह से कार्य करती हैं और किस तरह से किसी भारतीय को प्रशासनिक व्यवस्था में लाया जा सकता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एजुकेशन। और गवर्नमेंट एजुकेशन के अलावा वोकेशनल एजुकेशन दी जाए ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल एजुकेशन और गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर ही ना ना लदे रह जाएं। इन सारी चीज़ों के अलावा स्किल भी हासिल करें ताकि उन्हें आने वाले टाइम में काम दे सके। ठीक है। अब जो छठा है तो वो है नो नीड ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्रीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उनका कहना था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना चाहता है तो उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, जो कि आज हमें पहले ग्रेजुएशन, किसी तरह की पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की एक डिग्री चाहिए होती है यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले या फिर उनका फॉर्म फिलअप करने से पहले। जो सातवां है वो है पैटर्न शुड बी ऑन शांति निकेतन जामिया मिलिया इन रूरल यूनिवर्सिटी। तो उनका कहना था कि जितने भी गांव में जो यूनिवर्सिटी बनने वाले हैं उन सभी का जो पैटर्न होगा वो बेसिकली शांति निकेतन और जामिया मिलिया इस्लामिया के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है। शांति निकेतन के अकॉर्डिंग हिंदू को पढ़ाया जाना चाहिए और जामिया मिलिया के अकॉर्डिंग मुस्लिमों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आठवां है कि स्टूडेंट शुड बी 100 इन वन कॉलेज। उनका कहना ये था कि एक कॉलेज में 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ना लिया जाए, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर एजुकेशन थोड़ा बहुत डामाडोल हो सकता है। नौवां जो था वो था रिफॉर्म्स इन एग्ज़ाम एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंक्लूड इन कनकरेंट लिस्ट। ठीक है। उनका कहने का मतलब था कि एग्ज़ाम जिस तरह से कंडक्ट कराए जा रहे थे उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, उन लूप होल्स को ख़त्म किया जाना चाहिए।
उन लूप होल्स के अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंक्लूड इन कंकरेंट लिस्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर यूजीसी की स्थापना की गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आज भी है। यही वो यूजीसी है जो कि जितने भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हो उन सभी को कितना अनुदान या फिर कितना पैसे देने हैं ताकि वो अपने यूनिवर्सिटी को चला सकें या फिर अपने कॉलेजेस को चला सके, इन सारी चीज़ों का पूरा कार्यभार यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास ही होता है। ठीक है। इंग्लिश शुड नॉट रिमूव सडनली टू हायर एजुकेशन। तो अब चूँकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी टाइम से 100 साल तक अंग्रेज़ी के माध्यम से ही शिक्षा दी, तो इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी चाहते थे कि इंग्लिश को अचानक से नहीं हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कम से कम साल में 365 दिनों में कम से कम 180 दिन ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। नहीं तो पता चला बच्चे बंक पे बंक मारे हुए। फिलहाल हमारे कॉलेज में तो यही होता था कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ फॉर्म सबमिट करते थे, रजिस्ट्रेशन करवाते थे और उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बैठ जाते थे और एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट आता था। बस इतना ही काम था हमारा, मेरा। ठीक है। मेरा सिर्फ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतना ही लेना देना था। तो वो यही चाहते थे कि एटलीस्ट 180 दिन बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कि बकैती कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो उनका 13वां जो प्रपोजल था वो ये था कि फेडरल लैंग्वेज की शुरुआत की जाए, कि जैसे अगर किसी जगह पर इंग्लिश और हिंदी यूज़ की जाती हो, अगर वहाँ पर फेडरल लैंग्वेज से बेसिकली उनका तात्पर्य यही था कि वो चाहते थे कि अगर वो जिस इलाके में रहते हैं अगर वहाँ पर हिंदी चलती है तो वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर वो किसी भाषा को इस्तेमाल करना चाहे तो वो अब स्थानीय भाषा, अगर उनकी वहाँ पर हिंदी स्थानीय भाषा नहीं हो तो वो अपनी स्थानीय भाषा का चयन कर सकते हैं। तो इसी को बेसिकली फेडरल लैंग्वेज या फिर संघीय भाषा कहते हैं। तो बस यही था राधाकृष्णन कमीशन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस।